नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ईद मुबारक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन उससे भी पहले वन लाइनर रिवीजन करेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में रोशनी नादर जो है ये टॉप पर रही। इसके अलावा श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया भारत। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीता है हरियाणा ने, टोटल 104 मेडल जीते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दिया है, 1 मई 2025 से ये लागू हो जाएगा। एटीएम से पैसे निकालना और महंगा होगा। भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार किया, अरुणाचल प्रदेश में ये किया है। इसके अलावा भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम है जय भट्टाचार्य। अमेरिकी महिला नहीं रहेगा, अमेरिकी रहेगा। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने की घोषणा की है। तो 6 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे, तमिलनाडु में है पंबन ब्रिज। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्टिकल लिफ्टेड है, भारत का पहला। एस के मजूमदार अपने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है केनरा बैंक ने। म्यांमार में भूकंप आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, और भारत ने देखो थाईलैंड ने आपातकाल की घोषणा की। आज इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। आरबीआई ने विनियामक अनुपालन को पूरा न करने के कारण एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया था जुर्माना। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे सैटरडे से, है ना। संडे को होता है वीकली रिवीजन। कल वीकली रिवीजन कराया गया था। अगर आपने नहीं रिवाइज किया है जाकर के रिवीजन कर लो। वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपको आपके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है। और आज है इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। तो आज जो है आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है। मात्र 351 में आप एमजेटी कूपन कोड यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो प्लेटफॉर्म फीस भी लग रही है 20 ना, मैं तो कह रहा हूँ ले डालो अभी, नहीं तो ये 1 अप्रैल से 2 गुने से भी ज़्यादा प्राइजेस हो जाएगी। और ये मॉक टेस्ट लेने के बाद आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई आने वाले दिनों में कोई सा भी एग्जाम हो, एनटीपीसी लगा हुआ है, आप जेई दोगे, लोको पायलट दोगे, ग्रुप डी दोगे, या बहुत सारे स्टेट्स के दोगे, या एसएससी वगैरह के दोगे, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यूज और उस पर स्टडी मटेरियल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी जीरो वेस्ट डे, ये साथियों मनाया गया 30 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट क्या है? जीरो वेस्ट मतलब कि अपशिष्ट ना हो, वेस्ट ना हो। वेस्ट कैसा वेस्ट? वेस्ट मतलब कि खास करके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ऐसे अपशिष्ट जिनको जो फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं, ये सब उसको खत्म ना कर पाए, है ना। जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक हो गए, या फाइबर्स हो गए, ये सब चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये अगर अगर ऐसे धरती पर आ गए सामान्य तौर पर, तो ये खत्म नहीं होते हैं, है ना। इनको बैक्टीरिया और ये फंगस वगैरह खत्म नहीं कर पाते हैं, इनको बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते। तो ऐसे अपशिष्ट ना उत्पादन हो, इसके लिए ये दिवस है, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ऐसी चीज़ों का ही ना यूज करो उतना, है ना। तो यहाँ देखो, टुवार्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल, तो फैशन और टेक्सटाइल में भी इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए थीम डिसाइड की गई। 2022 से ये दिवस मनाया जाता है। वैसे वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट का प्रबंधन को बढ़ावा देना, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है कि भाई उसका रिसाइकलिंग किया जाए, किसी दूसरे रूप में यूज कर लिया जाए, ठीक है। जो वेस्ट होता है उसको खाद बना लें। जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने एक बहुत बढ़िया वो मॉडल दिया था, नागपुर में रोड बनाई गई थी, कचरे से रोड बनाने में काम आता था। तो ये सब वेस्ट का मैनेजमेंट है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, और बाकी टाइप के वेस्ट, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। तो फैशन और वस्त्र उद्योग दुनिया के सबसे प्रदूषित उद्योगों में से एक है। तो इन्हीं को लेकर के इस बार की थीम भी डिसाइड की गई है, जीरो वेस्ट डे। ये प्रमुख दिवस हैं, ठीक है। ये प्रमुख दिवस है मार्च महीने के। आज रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है मार्च महीने का। तो 1 मार्च को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। देखो आज वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है और रिवीजन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस। तो 1 से 7 मार्च
जन औषधि सप्ताह मनाया गया। मैं इधर आ जाता हूँ, आप थीम भी देखते चलिए। इसके अलावा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस, 12 को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च विश्व सामाजिक कार्य दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। इसके अलावा 21 मार्च को 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, नस्लीय भेदभाव दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, कविता दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी डे। इसके अलावा 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस और 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। सबकी थीम है, ये पीडीएफ से आप पढ़ लेना अच्छे से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाती है और एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, जिसके तहत म्यांमार को मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, क्योंकि अनुमान बताया गया है कि लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और पचासों हजार लोग जो है प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार आगे आई है। भारत ही नहीं, चाइना भी हुआ, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े देश हैं, सब लोग मानवीय सहायता करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और कर भी रहे हैं। तो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। आपको याद होगा, जब भी कोई ऐसे आसपास पड़ोसी देशों में कोई क्राइसिस होती है तो भारत एक ऑपरेशन चला करके वहां पर मदद करती है। तो ऐसे ही कुछ ऑपरेशन है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये तो बाकी मैं भूकंप के बारे में कल की वीडियो में बता दिया था, कल मतलब कि परसों वाली वीडियो में, तो उसको आप देख ही लीजिएगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, एपिसेंटर क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो म्यांमार से ये उठा था भूकंप, ये बात याद रखना मोटा मोटा। दूसरा, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ भी लीजिए। चलिए, तो देखो, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने, ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए राहत बचाव कार्य ऑपरेशन है। ऑपरेशन सद्भावना चलाया था सिक्किम के नागा और रंगरंग गांव में आवश्यक सहायता के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, हैती में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, यूक्रेन में। ठीक है, जब रसिया ने जब शुरू किया था अटैक। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत द्वारा सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में आए मोचा तूफान के प्रभावितों की मदद के लिए। अब देखो, ये ऑप्शन में जो एग्जामिनर है वो फंसा सकता है आपको, ऑपरेशन करुणा भी दे देगा और ऑपरेशन ब्रह्मा भी दे देगा। पूछेगा इनमें से कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार ने म्यांमार में राहत, भूकंप आने के कारण राहत बचाव क्षेत्र के लिए किया था। तो देखो, म्यांमार के लिए दोनों है, लेकिन ये मोचा तूफान जब आया था तब के लिए था, भूकंप के लिए ये वाला था। ठीक है, भूकंप के लिए ब्रह्मा। ठीक है, चलिए, तो ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन अजय जब इसराइल और गाजा का जब युद्ध शुरू हुआ था तो वहां से निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त ऐसे याद होगा, तुर्की में जब तुर्की और सीरिया में आया था भूकंप, तो उस टाइम पर प्रभावितों की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया था। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, पड़ोसी देशों को वैक्सीन हम लोगों ने प्रोवाइड किया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, तब भारत सरकार ने चलाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, ले लो स्क्रीनशॉट। काफी मेहनत से ये सब चीजें आपके लिए तैयार की जाती हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने के लिए, तो आप इसका उपयोग किया करो। चलिए, सदुपयोग किया करो। बाकी अगर आप एमजेटी ऐप पर भी लेना चाहते हो तो आज इसका भी ऑफर का डेट है, तो आप जाकर के नवरात्रि और ईद ऑफर का फायदा उठा सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको। यहाँ पर आपको देखो, जब भी कोई भी चीज लेना हो ना, तो आप ऑफर फॉर यू पर जाया करो। सबसे बढ़िया बात, आपको कोई कूपन कोड बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑफर फॉर यू का ऑप्शन यहाँ पर मैंने लगा रखा है, यहाँ पर जाओगे तो बेस्ट डिस्काउंट का कूपन कोड वहां दिखेगा। तो जो भी डिस्काउंट कूपन कोड को आपको लगेगा कि ये बढ़िया, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, उस पर रिडीम पर क्लिक करना, यहाँ वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा और प्राइस उसके डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे ये वार्षिक ई बुक लेना हो या ऑनलाइनर लेना हो या बाकी जो चीज़ें लेनी हो, साइंस की, स्टैटिक की, या कोई कोर्स लेना हो, अर्जुन बैच, ये सब आप ले सकते हो एमजेटी ऐप से। ठीक है, चलिए अगला, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदिरा 2025 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इंदिरा का मतलब होता है इंडिया और रसिया, इंडिया और रसिया। तो इंडिया और रूस के बीच में ये होता है एक्सरसाइज, नाम से ही स्पष्ट है। और ये द्विवार्षिक है, मतलब कि 2 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, तो ये द्विवार्षिक है। और कहाँ पर इस बार आयोजित हुआ? तो चेन्नई के तट पर हुआ, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर देखिए विशाखापत्तनम भी है, विशाखापत्तनम के पास भी हुआ है और चेन्नई के तट, मतलब वो जो पूरा पूरा घाट है, पूर्वी घाट, वहां पर हुआ है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो 14वां इस बार का संस्करण है।
28 से 30 मार्च तक इसका बंदरगाह चरण चलेगा, फिर समुद्री चरण चलेगा। ठीक है, तो समुद्री चरण यहाँ पर होगा बंगाल की खाड़ी में, और ये होगा चेन्नई में। तो 2003 से शुरुआत हुई थी और 2 वार्षिक है, मतलब 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है भारत और रूस के बीच में। अगला, ये कुछ और अभ्यास हैं जो पिछले दिनों में हुए हैं, रिवीजन कर लीजिए। कॉरपैट, कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, ये भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ। प्रचंड प्रहार भारतीय सेना ने किया अरुणाचल प्रदेश में। एआई केमी, ये भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ। वरुण, भारत फ्रांस ने किया। कॉरपैट यानी कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग कई देशों के बीच भी हो सकता है। ठीक है, खैर ये तो वही वाला रिपीट हुआ है भी, भारत बांग्लादेश। खंजर 12, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी ड्रैगन, ये बहुपक्षीय था, मल्टीनेशनल था, पैसिफिक ओशियन में हुआ। डिजर्ट हंट भारतीय वायुसेना ने किया जोधपुर में। जल थल रक्षा, ये भी भारतीय सेना ने किया गुजरात में। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, अच्छा मुझे चलो बताओ तब तक कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आंसर कर ले जाओगे। चलो जल्दी बताओ कमेंट करके। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने किया है इसका उद्घाटन। ये 2 दिनों का नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इन्वायरमेंट 2025 पर आधारित। तो 29-30 मार्च को ये हुआ। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, है ना। और पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अब तक आपने आंसर कर दिया होगा, नहीं किया है तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण में खास तौर से ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समिट हुआ था? ओजोन परत संरक्षण के लिए या उसकी ओजोन डिप्लीशन लेयर को बचाने के लिए, छेद को कम करने के लिए, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, या पूछ लिएगा लेगा कि सीएफसी जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसके एमिशन को रोकने के लिए कब हुआ था ये प्रोटोकॉल, कौन सा हुआ था? तो या सम्मेलन कौन सा हुआ था? तो आप बताओगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक वो है प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, 1987 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण से ही रिलेटेड है वो क्वेश्चन। पंजाब सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? तो पंजाब सरकार जो है ये राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी। कहां पर? झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में। झज्जर बचौली अभ्यारण्य में देखिए, अमनदीपपुर साहिब टू बी डेवलप एट द लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन। तो ये पंजाब की पहली होगी राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। साथियों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत इसे 1998 पंजाब सरकार द्वारा संरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और अब इसे झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी के रूप में किया जाएगा विकसित। याद होगा आपको, अगर मैंने आपको बताया था ना कि एक नेशनल पार्क होता है, उस नेशनल पार्क में बहुत सारे प्रकार के, मतलब कि पेड़ पौधे से लेकर के जीव जंतुओं से लेकर के हर प्रकार की विविधताएं होती हैं। फिर अब उसी में कोई मान लो वन्यजीव को संरक्षण के लिए क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो वो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हो गया। या कोई एक विशेष प्रकार के जो जानवर हैं वो एक एरिया में रहते हैं और उसको संरक्षित करने के लिए उस विशेष प्रकार का रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। जैसे आपको टाइगर रिजर्व दिखेगा, जैसे आपको एलिफेंट रिजर्व दिखेगा, जैसे आपको ये क्रोकोडाइल रिजर्व दिखेगा, जैसे आपको तेंदुआ सफारी पार्क दिखेगा, है ना। तो वो एक विशेष क्षेत्र में होता है उनके लिए डेडिकेटेड रूप से, कि जहाँ वो संरक्षित किए जाएं। खैर, इनसे जुड़ता जुड़ता मैं आपको क्या बता दूं, और क्या बता दूं, चलो प्रोजेक्ट टाइगर देख लो। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क गुजरात में। सबसे ज्यादा गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? खास करके एक सींग वाले गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ठीक है, और सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। और चीता कहाँ पाए जाते हैं? तो चीता एकलौता नेशनल पार्क है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, जहाँ चीता है। ठीक है, अगला, सीडीएस अनिल चौहान जी ने, अच्छा भारत में टोटल तेंदुआ यहाँ पर लिखा है, इसको भी ध्यान रख लेना, 13,879 सीडीएस अनिल चौहान जी ने आईआईटी किस इंस्टीट्यूट में टेककृत का उद्घाटन किया है? तो सीडीएस है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत में तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, है ना। ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले जनरल बिपिन रावत जी थे और उनका निधन हो गया, अब दूसरे ये बनाए गए थे सीडीएस अनिल चौहान। इन्होंने अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर में, कहां पर? आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में टेककृत 2025 का
अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। टेक कृति जो है बेसिकली एक रोबोट है, इसका नाम है टेक कृति, ठीक है ना, टेक कृति कह सकते हो। तो ये टेक कृति जो है ये एक रोबोट है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। ये एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉन्टिनेंटल तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव आयोजित किया गया, उसी में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब चीजें शोकेस किया है। कहाँ हुआ? आईआईटी कानपुर में हुआ, ठीक है। अगला, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक जीएफसीआई में गिफ्ट सिटी को प्रतिष्ठित लाभ श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? गिफ्ट सिटी आप जानते हो ना, गुजरात की है गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी जो है टेक्नोलॉजी के रूप में एक सिटी विकसित की गई है और यहाँ पर प्रतिष्ठित लाभ की श्रेणी में इसे मिला हुआ है, मतलब प्रेस्टिजियस एडवांटेज की श्रेणी में मिला हुआ है पहला स्थान। किस रैंक में, किस वाले में? वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक रैंक में, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में। तो इसमें गिफ्ट सिटी जो है ये टॉप पर रही है। कहाँ पर है? गुजरात में है गिफ्ट सिटी ना, ये भी ध्यान रखना। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसका फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी कहते हैं। तो ये फिनटेक श्रेणी में 45वें से 40वें स्थान पर पहुंच गई है और 52वें से 46वें में पहुंच गई है ओवरऑल में। एशिया पैसिफिक में 15वें वित्त केंद्रों में बनी हुई है, ठीक है। तो जीएफसीआई के 37 रिपोर्ट में 133 ऐसे वित्तीय केंद्रों की समीक्षा की गई है। तो ओवरऑल है 40वें, फिनटेक में है 40वें पर, ओवरऑल में 46वें, याद रखना। भारत में है टॉप पर, ठीक है। अगला, हाल ही में एल&टी फाइनेंस लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? एल&टी, लार्सन एंड ट्रूबो, ये वही कंपनी है जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है। तो इसने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह आप जान रहे हो, ये क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं। तो इनको इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एल&टी फाइनेंस है ना, इसमें इसी का मतलब एल&टी का ही एक यूनिट है एलटीएफ। एलटीएफ जिसे कहते हैं एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, एलएफटी होना चाहिए, हाँ ठीक है, जो भी है। तो इसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये एक एनबीएफसी है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वित्तीय और उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है, मतलब उसी की फाइनेंस वाली यूनिट है। आपके रिवीजन के लिए ये पेज इंपॉर्टेंट है। क्या ग्वाईबीबू का भी ब्रांड एम्बेसडर ऋषि पंत और सुनील गावस्कर को बनाया गया था? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विजन 2020 इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें के श्रीकांत जो पूर्व क्रिकेटर है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिट इंडिया आइकॉन इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान खुराना को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। फेडरल बैंक विद्या बालन है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शिखर धवन बनाए गए थे। फिक्की फ्रेम्स के बनाए गए आयुष्मान खुराना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया का खो खो विश्व कप जो आयोजित हुआ उसका सलमान खान को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। मध्य प्रदेश पर्यटन और थाईलैंड पर्यटन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पंकज त्रिपाठी और थाईलैंड पर्यटन के सोनू सूद बनाए गए हैं, दोनों याद रखना, ठीक है। जहां जहां निशान लगाऊं वो रट डालो। अगला, हाल ही में किसको भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंडियन बैंक एसोसिएशन, मैंने आपको कई बार बताया है, एक एक साल के लिए नियुक्त होते हैं इस पद पर। ये बैंकों का एसोसिएशन होता है भारत में और उसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर अध्यक्ष हो कहीं और ना हो या किसी और पद पर ना हो, बल्कि जो किसी और पद पर होता है उन्हीं को यहाँ नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी इनका नियुक्त कर दिया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को, CS शेट्टी को। नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल लगना चाहिए। एसबीआई के अध्यक्ष हैं ये, एसबीआई के चेयरमैन हैं और इनको बनाया गया है आईबीए का अध्यक्ष। क्या ये एसबीआई का पद छोड़ दिए हैं? नहीं, कंफ्यूज मत रहना। जो पद पर रहता है कहीं पर उसी को इस एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन है। अमूमन बाकी नियुक्तियों में आप देखते हो कि जैसे कोई यहाँ पर था और उसके बाद अब यहाँ का बन गया तो मतलब वो पद छोड़ दिया है तब यहाँ पर बना है, ठीक है ना। तो इसीलिए कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट के दिमाग में। लेकिन इस चीज को लेकर के आप क्लियर रहिएगा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है समझो, जो अगर उनके खिलाफ कोई चीजें हो रही है, गलती कर रहा है, मान लो आरबीआई जो है वो पूरा पूरा दादागिरी कर रहा है, तो ये लोग एक साथ खड़े हो जाएं, है ना, जैसे यूनियन होता है ऐसे इनका है। तो बैंक एसोसिएशन के ये चेयरमैन बनाए गए हैं। एक साल की ही वैलिडिटी होती है, हर साल बदले जाते हैं। तो वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। तो 2025 से अगले वार्षिक आम बैठक तक होगा। इनके अलावा 3 और अतिरिक्त उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जैसे जिसमें एम मणिमेखलाई हैं जो कि यूबीआई के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। स्वरूप कुमार साहा हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ। माधव नायर है बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत के सीएफओ, ठीक है, सीईओ। तो इसके अलावा बी रमेश बाबू जो हैं करूर वेस्ट बैंक के जो सीईओ हैं, इनको मानद सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। आईबीए की स्थापना 1946 में हुई थी।
ये और नियुक्तियां हैं पिछले दिनों में जो हुई। अजय सेठ को नाम याद रखना, वित्त सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं, यूपीएससी में संयुक्त सचिव अनुज कुमार सिंह हैं। हरीश टंडन नहीं इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम उतना नहीं इंपॉर्टेंट, अंजू राठी राणा याद रखना, देश की पहली महिला निधि सचिव हैं। अजीत रत्नाकर, ये आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक उतना नहीं है। ये 3 जरूर याद रख लेना, ठीक है, 3 जरूर याद रख लेना। अगला, किस देश के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार दिया गया? एबल पुरस्कार, गणित का नोबेल जिसे कहते हैं। नोबेल होता है 6 क्षेत्रों में, और गणित में जो दिया जाता है वो 6 क्षेत्रों के अलावा उसे एबल पुरस्कार कहते हैं, जो सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसे प्यार से कहते हैं गणित का नोबेल। तो एबल पुरस्कार जो है मसाकी काशीवारा को मिला। अब यहाँ पूछा किस देश के हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है, मसाकी है ना, तसाकी मसाकी कसाकी कहाँ के होंगे? जापान के होंगे, है ना। तो जापान के ये बने हुए हैं। तो गणितज्ञ हैं भाई, मैथमेटिशियन है। इन्होंने जो बीज गणितीय विश्लेषण है, अलजेब्रिक एनालिसिस, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी मॉड्यूल का विकास, तो इसके सबके लिए, इसमें योगदान के लिए अपना एबल पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। एबल पुरस्कार सबसे पहले 2003 में दिया गया था, गणित में नोबेल के नाम पे जाना जाता है। अगला, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा मजदूरी में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि किया है? मनरेगा मजदूरी में, ठीक है। तो अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि भाई हरियाणा में वो मनरेगा मजदूरी में सबसे ज्यादा वृद्धि करेंगे, और कितना करेंगे ना, 2 से 7% तक का किए हैं। वाह, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था अभी ये क्वेश्चन कि सांसदों की सैलरी में भारत सरकार ने 24% का इजाफा किया था, और मनरेगा वेजेस में जिनको जरूरत होती है उनको 2 से 7% का ग्रोथ मिला है। और वो 2 से 7% ऐसा नहीं है कि 1 लाख का 2 से 7%, 1 लाख का 2% अगर करोगे तब भी 2,000 होगा, लेकिन यहाँ 200-300 का 2 से 7% है ना। देखो, 7 रुपए से 26 रुपए तक बढ़ गई, 26 रुपए, सोचो कितना ज्यादा बढ़ गई है मजदूरी। मनरेगा के लिए मजदूरों में 2 से 7% वृद्धि हुई। हरियाणा में 26 रुपए, वो भी हरियाणा में सबसे ज्यादा, बाकी राज्यों में और भी कम। अब 400 रुपए के स्तर को छू जाएगी मजदूरों की वृद्धि। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना 5 राज्यों में नरेगा मजदूरी में 7 रुपए की वृद्धि की गई है। नरेगा मनरेगा क्या है इसको जान लीजिए। देखो, नरेगा के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है, ये शुरू की गई थी 2005 में। 2006 में इसका नाम, इसमें सामने महात्मा गांधी जी को रख दिया गया और इसका नाम मनरेगा हो गया। तो नरेगा के नाम शुरू किया गया था और मनरेगा कर दिया गया था। 2005 में शुरुआत हुई थी, 2006 में इसका नाम मनरेगा किया गया। कंफ्यूजन कई बार होता है ऑप्शन में, 2005 2006 दोनों दिया रहता है, तो अक्सर कुछ लोग 2006 लगा के चले आते हैं। ध्यान रखना, आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन और नरेगा या कहे मनरेगा, ये दोनों ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये दोनों ही 2005 में आई थी। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने पास स्टोर करी होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो। लास्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने आपसे पूछे थे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कर्मचारी राज्य बीमा योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो कानपुर में शुरुआत हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने सदस्य हैं? तो एनडीबी के वर्तमान में है 11 सदस्य। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी महिला यानी कि सेकंड लेडी बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है। दूसरा, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश में है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों ही, दोनों के आप आंसर लिखिए और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हमारी ई बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं। एमजीटी ऐप पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, नवरात्रि और ईद का ऑफर चल रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।